हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसलिए हम आपको बार बार सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल पर जो भी क्लास चलती है उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप एनीवन कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आप सबसे पहले इस सेशन को क्या कीजिए दोस्तों, लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक करके शेयर कर दीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू क्लास को करते हैं, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू क्लास करते हैं। जैसे बीच में ये नहीं करना हो कि लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में उद्देशिका की जो भाषा है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है रूस, बी है यूएसए, सी है कनाडा, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका की जो भाषा है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अब तक की सिर्फ एक बार इसमें संशोधन किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में हम भारत के लोग शब्दों का जो प्रयोग था वो कहाँ से लिया गया है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कोई ना कोई एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो भारतीय संविधान में हम भारत के लोग जो शब्द है इसका प्रयोग कहाँ से लिया गया है? संविधान में मौलिक अधिकारों से, संविधान में संसद के वर्णनों से, संविधान में नागरिकता से, या फिर संविधान की प्रस्तावना से? तो भारतीय संविधान में हम भारत के लोग जो शब्द का प्रयोग है इसको संविधान की प्रस्तावना से लिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्या? संविधान की प्रस्तावना से हम लिए हैं हम भारत के लोग शब्द को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि भारतीय संविधान की आत्मा जो प्रस्तावना है इसको भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? लोग एक से बढ़कर एक लोग हैं। किसी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, किसी ने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। तो ये कथन किसका था? किसने कहा था कि प्रस्तावना को पहचान पत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N.A. पालखीवाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। N.A. पालखीवाला जो थे इन्होंने प्रस्तावना को पहचान पत्र की संज्ञा दी थी। चलिए आगे देखते हैं। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली भी कहा है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? B.R. अम्बेडकर, मोहनलाल, K.M. मुंशी, या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, K.M. मुंशी ने कहा है प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन ए है उद्देशिका, बी है प्रस्तावना, सी है उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों को कहा जाता है संविधान की आत्मा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? भाई, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है? तो पहले ही प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। भाई यहीं से तो स्टार्ट है ना कि हम भारत के लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ना तो होगा मैं भारत का एक व्यक्ति हूँ, ये तो होगा ही नहीं। मैं भारत का प्रधानमंत्री, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, ये भी नहीं होगा। लेकिन हम भारत के लोग, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है सी डी देशमुख। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है? ये प्रस्तावना यहाँ पर गलत है दोस्तों, इसको इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ क्या होगा कि भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, या फिर संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, या फिर होगा कि संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर होगा कि भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो लिखित वर्ड है कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ होता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? भाई संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। जो संविधान की प्रस्तावना है कहाँ से आरंभ होती है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या फिर हम भारत के लोक शब्दों से? तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन डी हो जाएगा, हम भारत के लोक शब्दों से हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है। आगे क्वेश्चन है कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 15 अगस्त 1947 में, 13 दिसंबर 1946 में, 26 जनवरी 1950 को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्टार्ट किया गया था, मतलब प्रस्तुत किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान, इसी को मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसको मिनी संविधान या फिर लघु संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 22वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान या फिर लघु संविधान माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन 1976, इसी को लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत जो शब्द है न्याय, ये क्या अभिव्यक्ति करता है? भाई हमारी जो प्रस्तावना में संविधान में एक एक वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द है न्याय, न्याय जो शब्द है क्या अभिव्यक्ति करता है? कि पद तथा अवसर की समानता को, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय को, या फिर सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को? बताइए जो न्याय शब्द है ये क्या अभिव्यक्ति करता है? ये जो न्याय शब्द है क्या अभिव्यक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। न्याय शब्द जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अभिव्यक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव है, ये जो सिद्धांत है किस नाम से जाना जाता है? सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नियम से, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सार्वभौमिकता के नाम से, संविधान के नाम से, उद्देशिका के नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी व्यक्ति पूर्णतया तथा समान रूप से मानव है, ये जो सिद्धांत है किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन इज द राइट आंसर, सार्वभौमिकता के नाम से जानते हैं। सार्वभौमिकता के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित शब्द है हम भारत के लोग का क्या अर्थ होता है? हम भारत के लोग, इसका अर्थ यही होता है कि संप्रभु शक्ति। एक धर्म नहीं होगा, एक देश नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। भाई एक धर्म एक देश ऐसा थोड़ी होता है। हम भारत के लोग का मतलब होता है संप्रभु शक्ति। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका सही भाव क्या होता है? तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का वर्गों पर विभाजन, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्यों का धर्म नहीं होना चाहिए, या फिर भारत में राज्यों की स्कूल में धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। बताइए इसमें का सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो सही भाव है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो सब लोग जानते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है दोस्तों? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या फिर 4 प्रकार। सब लोग जानते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय। तीनों न्याय यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 प्रकार की। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है विचार की स्वतंत्रता, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी है विश्वास की स्वतंत्रता, डी है धर्म की स्वतंत्रता और ई है उपासना की स्वतंत्रता। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ओके, चलिए इसको आप 5 नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको या तो नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर या फिर इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। उसके बाद में सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। एक ही टॉपिक है भारत की संविधान की प्रस्तावना को आज हमने डिस्कस कर लिया है। कल नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे चैप्टर इसको टॉपिक बाई डिस्कस करेंगे। ओके, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र का एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? भारतीय संविधान, यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है आर्थिक स्वतंत्रता, बी है सामाजिक स्वतंत्रता, सी है धार्मिक स्वतंत्रता और डी है बंधुता की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंधुता की स्वतंत्रता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? भाई किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित कर दिया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? केशवानंद भारती मामला 1973, बेरुबारी यूनियन मामला 1960, मेनका गांधी बनाम संघवाद 1978 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बेरुबारी यूनियन मामला 1960, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेरुबारी यूनियन मामला 1960 फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? लो जी, ऑप्शन ए है SR मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, या फिर इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ, सी है SR मुंबई बनाम भारत संघ, डी है प्रमिति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा ही नहीं है? ये तो वही क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेरुबारी यूनियन मामला 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? SR मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। ओके, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस वाद में, ये इंपॉर्टेंट है,
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है बेरुवारी यूनियन मामला 1960, बी है मेनका गांधी बनाम संघ 1978, सी है केशवानंद भारती विवाद 1973, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम 1973। केशवानंद भारती विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? मौलिक पर, नागरिकता पर, राष्ट्रपति या फिर प्रस्तावना? तो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया और किस पर विशेष ध्यान दिया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना पर। चलिए आगे देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से जाना जाता है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है वो किस या किन नाम या नामों से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है भारत और जम्मूद्वीप, बी है भारतवर्ष और जम्मूद्वीप, सी है भारत तथा इंडिया, डी है भारत तथा भारतवर्ष। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है दोस्तों उसका है भारत और इंडिया के नाम से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, भारत और इंडिया के नाम से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नवस्क है ना, तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? भाई प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, समाजवादी कहलाता है, प्रजातंत्र या फिर उपयुक्त सभी? तो प्रस्तावना का वह भाग जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है किसमें निहित होती है? जनता में है, सरकार में है, न्यायपालिका में है या फिर कार्यपालिका? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत के शासन की सर्वोच्च जो सत्ता होती है वो जनता में होती है। किसमें होती है? जनता में निहित होती है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? संविधान की प्रस्तावना से है, संविधान में नागरिकता से है, संविधान में मौलिक अधिकारों से है या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का जो संबंध है वो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संविधान की प्रस्तावना में। भाई प्रस्तावना ही अच्छी होगी। लोग पहले कहते नहीं कि अगर हम एग्जाम्पल ऐसे समझो, लोग कहते हैं कि अगर हम नींव को घर बनवाते हैं तो जब तक नींव को जब तक मजबूत नहीं किएंगे तो पूरा बिल्डिंग कैसे मजबूत होगी? तो इसलिए सबसे पहले वो कहते हैं ना कि नींव जितनी मजबूत होगी उसी हिसाब से हमारा जो महल होगा, घर होगा, वो भी मजबूत ही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का किसमें परिवर्तित रूप है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का किसका परिवर्तित रूप है? गांधी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का, बी एन राव द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य का, अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का या फिर नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का? तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का किसका परिवर्तित रूप है दोस्तों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के उद्देश्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है? तो धर्म के उद्देश्यों को, समाज के उद्देश्यों को, संविधान के उद्देश्य को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसके उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी ए, बी और डी गलत है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का तात्पर्य क्या होता है? सार्वभौम सत्ता फिल इन द ब्लैंक्स के हाथ में होती है। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम जो सत्ता होती है किसके हाथ में होती है? शासक के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है, विजेता पक्ष के हाथ में होती है या फिर मंत्रियों के हाथ में होती है? तो सार्वभौम सत्ता जो होती है वो लोग के हाथ में होती है, मतलब कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जनता के हाथ में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना या फिर नवीं अनुसूची या फिर राज्य की नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी? डीपीएसपी बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है? धर्मों को प्रोत्साहित करता है, धर्मों को एकीकृत करता है, या फिर धर्मों को हतोत्साहित करता है, या धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। तो एक पंथ निरपेक्ष राज्य जो होता है वो धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। कैसा रहता है? धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, न्याय में सम्मिलित सभी जो पक्ष है, धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो न्याय में ये सारे न्याय सम्मिलित पक्ष है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक पक्ष है, और भारतीय संविधान में किसी देश से ग्रहण किए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पक्ष है इसको कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, रूस के संविधान से, या फिर अमेरिका, या फिर जर्मनी। तो दोस्तों न्याय में जो सम्मिलित पक्ष है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। कहाँ से? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रसिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? मौलिक अधिकारों में, नागरिकता में, चुनाव आयोग में, ये संविधान की प्रस्तावना में। तो सिंपल सी बात है, हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वही होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारत की संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया है? 44वें संशोधन के द्वारा, 41वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, या फिर 43वें संशोधन के द्वारा। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? संविधान में वर्णित विधानपालिका, संविधान में वर्णित संसद, संविधान की प्रस्तावना, या फिर संविधान में वर्णित कार्यपालिका। तो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकार की स्रोत कौन कौन से होते हैं? भाई विदेशी यात्रा है, हम भारत के लोग हैं, या उपयुक्त दोनों हो, या इनमें से कोई नहीं है। तो भारतीय संविधान के आकार का जो स्रोत है वो है हम भारत के लोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है। जैसे भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? तो आंतरिक सत्ता से, बाह्य सत्ता से, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आंतरिक सत्ता से भी और बाह्य सत्ता से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, बड़ गरीब व अमीर के मध्य दूरी काम करना, यह वाक्य किस शब्द को वर्णित करता है? समाजवादी शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द को, राष्ट्र की अखंडता को, या फिर आपातकाल शब्द को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी शब्द को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? गणतंत्र है, संप्रभु है, समाजवादी है, या फिर धर्मनिरपेक्ष है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? रूस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, चीन की क्रांति से, या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये शब्द है, ये फ्रांस की क्रांति से ही संबंधित है। किसे? फ्रांस की क्रांति से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, सेम वही क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या होता है? तो संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है
यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, यह लागू किया जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप होता है इसको बेसिकली लागू ही नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, जो विधिक स्वरूप होता है इसको लागू नहीं किया जा सकता है। आगे है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है? उद्देशिका से, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर मूल कर्तव्य। तो भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है वो किसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देशिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बंधुत्व। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआती जो शब्द है फिल इन द ब्लैंक्स के संविधान से उधार लिए गए, किस संविधान से उधार लिया गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआती जो शब्द है इसको हम यूएसए से लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में जो अंतिम बार कब संशोधन किया गया था? तो संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केस में यह निर्णय दिया गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरूबारी मामला। इसको हमने भी डिस्कस कर लिया है मतलब स्टार्टिंग वीडियो में ही। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द है सेकुलर, सेकुलर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा आप इसको दिल से लाइक कीजिएगा और दिल से शेयर कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी तरह हम इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।